हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही थी, जिसमें मैंने जनवरी 2021 तक ऑफलाइन वाले पेपर सॉल्व करवा दिए थे। उसके बाद मैंने ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करवाए थे। अब मैं जो 2 ऑफलाइन पेपर बचे थे उनको भी सॉल्व करवा देती हूँ। तो ये पेपर है 20 अगस्त 2023 वाला। इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क दिया गया है, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों ही सही लिखे हुए हैं और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। A और R दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के खंडों को घोलता है और अम्लीय प्रवेश बनाता है। इसके अलावा अम्लीय पाचक रस आमाशय की आंतरिक भित्तियों द्वारा स्रावित होते हैं और ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में विघटित करने में सहायता करते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। दूसरा है, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। तीसरा है, मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना। और चौथा है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो 78% सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन गैस श्वास द्वारा ली गई वायु का लगभग 80% भाग होती है और इसका उपयोग सीधा जीवाणुओं के एक विशिष्ट वर्ग द्वारा जैविक नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। और किसान जो फलियां उगाते हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज? पहला है, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। दूसरा है, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तीसरा है, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। और चौथा विकल्प है, स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। तो किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उसकी साम्यावस्था से उसके संपीड़न या विस्तार के साथ साथ संदर्भ बिंदु से ऊपर उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। क्योंकि स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है, ये पूछा गया है, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियततापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। पहला विकल्प है छिपकली, तोता, डॉल्फिन। दूसरा है कबूतर, मानव, छिपकली।
तीसरा है सर्प, मेढक, कॉकरोच और चौथा है व्हेल, मेढक, केचुआ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनियततापी जीव क्या होते हैं, तभी प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। तो अनियततापी जीव वे जीव होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊष्मा के बाह्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं। तो अब इसमें से आप बता सकते हैं कि वो जीव कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, सर्प, मेढक और कॉकरोच। ये ऐसे जीव हैं, ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। बाकी जो ये और विकल्प लिखे हुए हैं ये सभी समतापी जीव हैं। समतापी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। तो ये सभी जो लिखे हुए हैं अन्य विकल्प में, ये सभी समतापी जीव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और वाट सेकेंड। तो ये भी ऊर्जा का मात्रक है और ये भी ऊर्जा का मात्रक है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं जो कि बाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके जेड कहलाता है। अब इसमें बताना है कि WXYZ क्या है। तो निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो यहाँ भरा जाएगा युग्मनज, यानी W हो गया युग्मनज, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं। तो एक्स हो गया भ्रूण। आगे लिखा है जो कि बाई की दीवार में रोपित हो जाता है। तो बाई यानी गर्भाशय की दीवार में भ्रूण रोपित हो जाता है। तो यहाँ बाई में भरा जाएगा गर्भाशय। और आगे लिखा है एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है। तो वह कहलाता है गर्भ। तो अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। पहला था युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर गर्भाशय और गर्भ, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है? तो इसमें जो संभव नहीं है वह बताना है। तो इसमें ये तो संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन तीसरी जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जिंक कैल्शियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, इसलिए यह कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए तीसरी अभिक्रिया संभव नहीं है। कैसे निर्धारित करते हैं कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं? तो हमें तत्वों की अभिक्रियाशीलता और उसमें शामिल यौगिकों की घुलनशीलता पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं? तो इसमें ग्राफ खींचने होंगे और जो सीधी रेखाएं होंगी वह बताने हैं। तो लिखा है विराम अवस्था में पिंड यानी वस्तु का दूरी समय ग्राफ,
एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ। तीसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ। और चौथा है विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो चलिए देखते हैं। तो विराम अवस्था में है वस्तु और उसका दूरी और समय ग्राफ खींचना है। तो यह कैसा होगा? एक सीधी क्षैतिज रेखा होगी ए में। दूसरे में लिखा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड यानी वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो बी वाले में जब ग्राफ खींचेंगे तो इसमें क्या होगा? ऊपर या नीचे की ओर एक सीधी रेखा होगी, ऊपर या नीचे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा होगी। सी में क्या होगा? एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। इसमें क्या है? एक समान त्वरण के साथ वस्तु गतिमान है और उसका दूरी समय ग्राफ खींचना है। तो यह वक्र आकार होगा, सीधी रेखा नहीं होगा। और विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, तो ये सीधी रेखा होगी, यानी ए बी और डी के ग्राफ लगभग समान होंगे, सी का समान नहीं होगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, चार द्रवों ए बी सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ये द्रव लिखे हुए हैं, ये इनके घनत्व लिखे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। लिखा है एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। दूसरे में लिखा है एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। तीसरे में लिखा है एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। और चौथा है एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें पहला जो है वह सही है कि एक बिंब या वस्तु जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है अभिकथन दिया गया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क दिया गया है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। अब सदिश और अदिश राशियों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन भौतिक राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वह सदिश राशियां होती हैं। और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशियां होती हैं। तो विद्युत धारा को एक अदिश राशि माना जाता है। इसमें दिशा तो होती है, लेकिन यह उच्च क्षमता वाले बिंदु से कम क्षमता वाले बिंदु की ओर बहती है, लेकिन फिर भी इसे अदिश राशि माना जाता है। तो अभिकथन तो इसमें गलत हो गया। तर्क में लिखा है कि वह विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें दिशा होती है, ये बता दिया कि इसमें उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर प्रवाहित होती है ये, लेकिन फिर भी इसे अदिश माना गया है। तो ए गलत परंतु आर सही, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? पहला विकल्प है लवक, दूसरा है सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है नाभिक यानी न्यूक्लियस और चौथा है रिक्तिका। तो लवक में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है, सूत्र कणिका में भी होता है, नाभिक में भी होता है। ए बी सी इसमें सही है। रिक्तिका में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट नहीं होता है, इसीलिए ए बी सी इसमें सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है इसे। तो ये आपको याद रखना है। लवक को स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और रिक्तिका में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट नहीं होता है, तो इसीलिए डी इसमें नहीं आएगा, ए बी सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है?
लिखा है सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सभी की कोशिका भित्ति होती है, सभी की केंद्र की झिल्ली होती है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें लिखा है कि सभी सूक्ष्मदर्शी हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये गलत है, क्योंकि कुछ को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे कि अमीबा है, शैवाल है। इनकी कुछ प्रजातियां इतनी बड़ी होती हैं कि ये नग्न आंखों से दिखाई देती हैं। तो पहला तो इसमें गलत हो गया। लिखा है सभी की कोशिका भित्ति होती है, तो सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। यद्यपि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती, तो बी भी गलत हो गया। सी में लिखा है सभी की केंद्र की झिल्ली होती है, तो सभी में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। और लिखा है सभी की कोशिका झिल्ली होती है, तो ये सही है। सभी में कोशिका झिल्ली होती है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। केवल डी सही है, पहला विकल्प इसमें सही है। तो कोशिका झिल्ली एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका के आंतरिक प्रवेश को उसके बाह्य प्रवेश से अलग करती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित हो। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है प्लास्टिक की बोतल, इसे अपघटित होने में लगभग अनेक वर्ष लग जाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है प्लास्टिक की बोतल, इसे अपघटित होने में लगेंगे अनेक वर्ष, इसे 5वें से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है रेशमी रूमाल, इसे अपघटित होने में लगभग 4 वर्ष का समय लगेगा, इसे चौथे से मिला देंगे। सूती कमीज या शर्ट, इसे अपघटित होने में लगभग 2 से 5 माह लगेंगे, इसे पहले से मिला देंगे। इसके बाद लिखा है केले का छिलका, इसे अपघटित होने में लगेगा 1 से 2 सप्ताह और कागज को अपघटित होने में लगेंगे 10 से 30 दिन। यानी कि ए का 5वां, बी का 4था, सी का पहला, डी का दूसरा, ई का तीसरा। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। इसी क्रम में ये मिलाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। ए क्या है? त्वरण है। और इसमें लिखा है कि एक समान वेग से गिर रहा है, तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। तो बल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। परमाणु द्रव्यमान 27 दिया गया है और परमाणु क्रमांक 13 दिया गया है। तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 13। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13। लेकिन इस पर क्या है? 3 धन आवेश इस पर है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 13 में से 3 को घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे 10। तो प्रोटॉन की संख्या 13 हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। यहाँ ये 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है।
परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 27, तो 27 में से 13 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 में से 13 को घटा देंगे मिलेगा 14, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही होगा। प्रोटॉन की संख्या 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। पहला विकल्प है खीरा, पपीता, गुलाब। दूसरा है सरसों, गुलाब, पिटूनिया। तीसरा है मक्का, खीरा, पिटूनिया और चौथा है मक्का, पपीता, सरसों। तो इसमें द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से जो बने हैं वह बताने हैं। तो पौधों में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। इसमें से जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बने हैं वह है सरसों, गुलाब और पिटूनिया। दूसरा विकल्प इसमें सही है। इसमें खीरा एक लिंगी है, पपीता भी एक लिंगी है, गुलाब इसमें द्विलिंगी है लेकिन दो इसमें एक लिंगी है, इसीलिए पहला विकल्प इसमें गलत है। इसमें खीरा और मक्का ये एक लिंगी हैं, इसीलिए ये गलत है विकल्प। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गलत कथन की पहचान कीजिए। लिखा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। दूसरा है दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तीसरा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। और चौथा है चिकनी मृदा के कणों का आमाप दुमटी मृदा के कणों के आमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। तो इसमें से गलत बताना है। पहला इसमें गलत लिखा हुआ है कि दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है, ये गलत है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। पहला है कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस। दूसरा है श्वेत फास्फोरस और कांच का चूड़। तीसरा है लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम और चौथा है पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ए, बी और सी हो सकते हैं। पहला है अग्न्याशय अधिवृक्क थायराइड। दूसरा है थायराइड अधिवृक्क पीयूष। तीसरा है वृषण अंडाशय थायराइड और चौथा है पीयूष अग्न्याशय थायराइड। तो ए होगा थायराइड, बी होगा अधिवृक्क यानी एड्रीनल और सी होगा पीयूष। क्योंकि पीयूष ग्रंथि से आदेश प्राप्त होता है तभी ये हार्मोन स्रावित होते हैं, इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। पहला विकल्प है प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है और चौथा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित करता है। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। एक साधारण कैमरा होता है जिसमें लेंस नहीं होता है। इसमें जो कथन सही है वह है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।